फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस। आप पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं। आज मैं यूरोपियों के आगमन का जो नया अगला भाग है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भारत के इतिहास का एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूं, जहां पे मैं अभी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, इन सारे बातों को हम लोग जिक्र कर रहे थे। आज उसी क्रम में अगला पड़ाव भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से वहां पे सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, उनका ध्येय क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वे किस प्रकार से अपना व्यापार को पूरे भारतवर्ष में बढ़ाएं, उनका किन किन क्षेत्रों में एक खास करके जो सैन्य क्षमता था, विशेषकर जो नौसेना था, उनमें उनकी किस प्रकार से शक्ति में बढ़ोतरी हुई, उनके बारे में हम लोग जिक्र किए। वैसे व्यूअर जो अभी नए हैं और उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, तो वहां पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगाली भारत में आए और किस प्रकार से भारत में अपना व्यापार को बढ़ावा दिए। अब हम लोग उसी काम में एक नया सीरीज जो अगला भाग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़े इससे सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड से संबंधित है। आप सभी को पता है नीदरलैंड एक यूरोपियन देश है, यूरोप की एक देश है और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है और ये ठंडा प्रदेश में है। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे पुर्तगाल के तुरंत बाद यहाँ पे आए। कब आएंगे? भारत में इनका जो आगमन हुआ, भारत में इनका आगमन 1602 ईस्वी में हुआ। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे कि पुर्तगाल यहाँ पे अपना व्यापार करने आए थे, लेकिन उनकी जो वास्तविक मंशा थी, उनकी वास्तविक मंशा क्या थी? उनकी वास्तविक मंशा थी कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। और ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों ने क्या किया? जो सामाजिक सेवा का क्षेत्र है, वहां पे उन लोगों ने अपना जो पैसा है इन्वेस्ट किया। सामाजिक सेवा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में उन लोगों ने इन्वेस्ट करके वो है से अपना जो धर्म की जो विशेषता है और अपनी धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए यहाँ के लोगों को प्रभावित किए। इसी प्रकार से भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे 1602 ईस्वी में आए। अब 1602 ईस्वी में आए, हम लोग देखें कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराकर अपना प्रभुत्व भारत में है से स्थापित किए। डच कंपनी का जो व्यापार का जो मुख्य क्षेत्र रहा, वो हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि जो डच कंपनी का जो क्षेत्र है वो भारत में बहुत कम क्षेत्रों पे रहा। इनका जो मुख्य व्यापार का केंद्र था वो आज का जो इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, इन सारे क्षेत्रों में, जैसे पूर्वी एशिया देशों में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे है से देखें कि पुर्तगाली को किस प्रकार से इन लोग हराया। तो इनका जो हराने का, भारत में इनका कायम होने का सबसे मजबूत कारण था, सबसे इसका अगर स्ट्रॉन्ग अगर कंक्लूजन कहा जाए तो ये वित्तीय संसाधन और राज्य संरक्षण था। यानी कि जो नीदरलैंड के जो देश है वो यहाँ के व्यापारी को संरक्षण देता था। वहां के जो व्यापारी यहाँ से आते थे भारत में, उन्हें फाइनेंशियल तरीके से उन्हें सपोर्ट करते थे। अगर किसी कंपनी को या किसी, ये जो डच है वो पूरी तरह से एक ट्रेड यूनियन थी, उन्हें फाइनेंशियल तरीके से वहां के शासक के द्वारा सपोर्ट किया जाता था
और अगर किसी शासक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो संगठन मजबूत होगा, वो आगे काम करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होगा। यही कारण था कि डच भारत में अपनी गतिविधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से फला फुला सके। अब ये जो है सबसे पहले जो डच है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड से संबंधित है। भारत में इनका आगमन कब हुआ? 1602 ईस्वी में हुआ। इनका जो पहला कारखाना मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में इन लोगों ने किया। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? मसूलीपट्टनम अभी है से आपका केरला में है। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? केरला में है। और पुलिकट, आप सभी पुलिकट से भली भांति परिचित है। पुलिकट एक झील है। आप जब इन्वायरमेंट में, जब पर्यावरण का चैप्टर में पढ़ेंगे, झील के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं वहां पे रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे पुलिकट एक झील है जो आज के समय में दक्षिण भारत में, ये जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में स्थित है। और पर्यटन के दृष्टि से पुलिकट बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक झील है, क्या नाम है उनका? जम्मू कश्मीर जो झील है उलर लेक है। उलर लेक पर्यटन दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से पुलिकट झील दक्षिण भारत जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहां पे ये है से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से है से डचों का भारत में आगमन हुआ। इस बीच देखिए डच, फ्रेंच, हम लोगों को मुख्य रूप से जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, विशेष तौर से हम लोग को एक पुर्तगाल के बारे में पढ़ना है। पुर्तगाली के बारे में कौन सा गवर्नर कहाँ पे था हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो फ्रांसीसी है और तीसरा अंग्रेज, सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेज। यही 3 कंपनियों के बारे में हमें विस्तार पूर्वक से पढ़ना है। और जो भी कंपनी इसके अलावे आए उनके बारे में जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि उनका आगमन कब हुआ, किस देश से संबंधित थे और उनका जो मुख्य जो कार्यवाही हुआ, जो गतिविधि हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल से केवल पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी, आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यही 3 सब्जेक्ट, ये जो विषय है, यही 3 सब्जेक्ट या विषय से ही केंद्रित रहा है। छिटपुट में ही केवल जो क्वेश्चन है डच इस सब से पूछा गया, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज 3 सेक्शन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। तो अब यहाँ पे इस प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए। इनका भी धीरे धीरे प्रभुत्व खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। व्यापार होगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो जिसके पास ताकत वही है से यहाँ पे सिकंदर, क्या है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से होता है। तो अब इसके बाद जो है से कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज तो सर्वे सर्वा था, पूरा ताकत था उसके पास। इसका सबसे यहाँ पे अंग्रेज में एक महारानी, अभी जैसे अभी भी वो व्यवस्था भी चली आ रही है, वहां पे एक महारानी है, सबसे सर्वे सर्वा रहती है, उस समय भी रहती है, उस समय भी रहा करती थी। तो उस समय एक महारानी थी, उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अब जैसे अंग्रेजों की स्थिति इन लोगों से कुछ अलग थी। हम सभी जानते हैं कि अगर मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास अगर बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मैं जैसे मान के चलिए मैं कपड़े का प्रोडक्शन कर रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, तो अगर मैं एक कंपनी हूं तो मुझे ग्राहक चाहिए, मुझे बाजार चाहिए। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष तौर पे जो पार्टिकुलरली जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी, यानी कि अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन यहाँ पे उत्पादन का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जब उत्पादन बढ़ेगा तो वहां के व्यापारी क्या चाहेंगे? वहां के व्यापारी चाहेंगे कि उनको एक बाजार मिले, उनको एक क्या मिले? बाजार मिले। तो बाजार की खोज में
क्योंकि उनका जो उत्पादन हुआ था उन्हें तो खपत करना था। बाजार की खोज के प्रोत्साहन में इन लोगों ने भारत की तरफ आगमन किया और एक उन लोगों ने देखा कि बाजार के रूप में भारत एक प्रॉपर प्लेस है, और इसी बात से प्रोत्साहित होकर कंपनी को, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, वो चार्टर, एक जब हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद है से 1784 का चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। चार्टर क्या मतलब? चार्टर मतलब होता है कानून। चार्टर मतलब होता है कानून कि आपको ऐसे क्या कहता है कि मैं एक सर्टिफिकेट देता हूं। क्या देता हूं? सर्टिफिकेट देता हूं कि आप जाके, मतलब कि पूर्वी एशिया में जाके व्यापार करें। अब जैसे ये जो चार्टर था, चार्टर पहले 10 साल के लिए ही वो दिया गया था कि आपको 10 साल के लिए पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए मैं लाइसेंस देता हूं। चार्टर मतलब लाइसेंस। बाद में है से ये लाइसेंस कब मिला था? 1600 ईस्वी में। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को स्थापित की गई थी। 31 दिसंबर 1599 ईस्वी मतलब, इसीलिए इतिहासकार इसको मोटा मोटी मानते हैं 1600 ईस्वी। मतलब एक ही रात की तो बात है ना, 31 दिसंबर 1599, उसके बाद तो 1600 ईस्वी आ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से अब जैसे इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारियों की एक समूह था। व्यापारियों का समूह होने का ध्येय हमेशा यही रहता है कि वो अधिक से अधिक व्यापार, अधिक से अधिक वहां पे प्रॉफिट कमाए, और यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता थी। और यही विशेषता के कारण इन्होंने भारत में अपने आप को बहुत ही सुसंगठित पॉलिसी के साथ भारत में अपने आप को फैलाया। और अंततः हम लोग देखते हैं कि जितना भी कंपनी भारत में आया, सबको हटाकर भारत में कौन कब्जा किया? अंग्रेज किया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि इसके पास ऐसे पहला रिसोर्स था। पहला क्या था? इसके पास रिसोर्स था। और दूसरा सबसे बड़ा चीज, क्योंकि बिना लीडर का कोई भी चीज होता नहीं है, तो लीडरशिप इसके पास सबसे अच्छा था। और यहाँ पे इनका जो लीडरशिप एक समूह के द्वारा होता था। समूह के द्वारा 15 लोगों का एक समूह होता था, और सारा निर्णय एकाधिकार तरीके से नहीं लिया जाता था। सारा निर्णय सामूहिक तरीके से लिया जाता था कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा फैसला लेना है, सब आपस में मेजोरिटी के तौर पे फैसला लेते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में ये जो कंपनी है अपने हित में हमेशा सही फैसला ली। अब इनका जो स्थापना कब हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर 1599। इस डेट को याद कर लीजिए, पूरी तरह से रट लीजिए, 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को। अब जब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इन लोग ऐसे एक व्यापारी के तौर पे भारत आए, और उस समय भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था? कौन सा वंश वहां पे शासन कर रहा था? भारत में मुगल वंश शासन कर रहा था। 1600 ईस्वी की बात हो रही है। आप लोग बताइए 1600 ईस्वी में किसका शासन था? भारत में किस मुगल शासक का शासन था? उस समय यहाँ पे जहांगीर का, अकबर का, उस समय अकबर का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो अकबर का शासन हुआ करता था। तो अब उस समय जब अकबर यहाँ पे राजा के तौर पे काम कर रहे थे, बादशाह के तौर पे काम कर रहे थे, तो इन लोगों ने वहां पे जाके अकबर के दरबार में जाके परमिशन मांगा, अनुमति मांगा कि हमें भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दीजिए, हमें भारत में व्यापार करने के लिए फैक्ट्री खोलने की इजाजत दीजिए। लेकिन होता क्या था कि उस समय जो पुर्तगाली, मतलब कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली उस समय थे। अब उस समय जो पुर्तगाली थे वो ऐसे क्या करते थे, कान भर देते थे। किसको? मुगल बादशाह को, कि ऐसा कीजिए, इसको मत दीजिए, ये इस तरह का है, उस तरह का है। जैसे अभी नहीं होता है, कान भरता है सब आपस में, वो ऐसे है, वो ऐसे है।
तो अब इसमें से क्या है कि पुर्तगाली जो है कान भर दिया। कान भर दिया तो क्या हुआ कि बोला कि भाई हम नहीं दे सकते तुमको। तो अब नहीं दे सकते तो फिर इन लोग, लेकिन इन लोग क्या था, अंग्रेज लोग पूरा थेथर था। थेथर मतलब कि इन लोग जब तक अनुमति नहीं मंगवा लेता तब तक इन लोग ऐसे मानता नहीं, है ना। तो अब ये क्या हुआ, अंग्रेज लोग जो है क्या किया कि अंग्रेज लोग ऐसे बोला कि जाओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ। और अंततः क्या हुआ कि कैप्टन थॉमस बेस्ट, जो कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को हरा दिया। क्या किया, हरा दिया। अरे अब हरा दिया तो ये तो मुगल बादशाह के दिमाग में ठाना किया ठाना किया तो क्या हुआ कि अच्छा इसके पास इतना ताकत है, तो अब ऐसे गया मांगने, तो इसको क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। अनुमति दे दिया तो इस समय कौन था, शासक जहांगीर था। तो जहांगीर था तो इसमें क्या किया कि 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री बनाने का इजाजत दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, पहला कि ये जो है से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहां पे खोला था, सूरत में खोला था। कहां पे, सूरत में। और कौन सा ईस्वी में किया था, 1613 ईस्वी में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। ये जो है से इसमें ईस्वी भी पूछा है, जगह का नाम भी पूछा है। तो कब खोला था, 1613 ईस्वी में। कहां पे खोला था, सूरत में खोला था। अब जैसे हम देखे कि जहांगीर ने क्या किया, अनुमति देना शुरू कर दिया। तो अनुमति जो लिया था उस अंग्रेज पदाधिकारी का नाम था सर थॉमस रो। सर है से उस समय एक ऐसे क्या है, एक उपाधि होती है, जैसे यहाँ पे पीएचडी करता है भारत में तो डॉक्टर की उपाधि लगती है। तो अंग्रेज लोग जब वहां पे एक स्तर का, एक लेवल का एजुकेशन डिग्री होता है, और वहां पे ऐसे जो इस डिग्री को पूरा करता है उसको सर की उपाधि दी जाती है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी को भी सर की उपाधि दी गई थी। जैसे बहुत सारे लोग विद्वान होते हैं तो कहीं पे दीक्षांत समारोह में जाते हैं तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है ना, तो उसी प्रकार से सर एक उपाधि है। तो उस अंग्रेज पदाधिकारी का नाम क्या था, थॉमस रो। थॉमस रो ने जहांगीर से फैक्ट्री खोलने का जो इजाजत है वो मांग लिया। और ये जो इजाजत है कहां पे मांगा था, आगरा में, दूसरा अहमदाबाद में, भड़ोच में। तो अब ये जो है भड़ोच कहां जानते हो, भड़ोच गुजरात में है। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि अगर व्यापारी कर रहा है तो इसमें अनुमति अब जैसे पहले क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया। तो जो मुगल बादशाह थे वे भी ऐसे चाहते थे कि उन्हें कहीं से उन्हें टैक्स मिले, कर मिले। तो इन लोग व्यापार करता था तो फ्री में व्यापार नहीं करता था। बाद में ऐसा स्थिति बना कि उसे ऐसे बिना फ्री टैक्स का व्यापार करने का इजाजत दे दिया गया। पहले नहीं होता था, पहले ऐसे मुगल बादशाह को कर देना पड़ता था, और वो कर की जो दर थी वो बहुत ज्यादा थे। तो अगर हम कहीं पे व्यापार अगर लगा रहे हैं, कोई मेरा जमीन में अगर कोई अच्छा पैसा देगा तो हम तो देंगे ना उसको व्यापार करने के लिए। हुआ यही, अंग्रेज लोग इसे लालच दिया और ऐसे इसने इजाजत दे दिया। अब इस समय एक चीज और था कि हम लोग देखें कि पुर्तगाल उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था उनका, ये पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है इससे। चार्ल्स द्वितीय जो है वो क्या किया, वो कहाँ का राजा थे, इंग्लैंड का। तो चार्ल्स द्वितीय का जो शादी है वो पुर्तगाल के एक राजकुमारी के साथ होता है। पुर्तगाल के एक राजा है, उनकी बेटी के साथ इनका शादी होता है। और पुर्तगाल के राजा ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है, किस राजा को, पुर्तगाल ने मुंबई को दहेज के रूप में दिया था, चार्ल्स द्वितीय। इसको याद रखिए, किसको दिया था, चार्ल्स द्वितीय को। अब ये जो चार्ल्स द्वितीय है वो क्या किया कि 10 पाउंड में बोला कि भाई ये मुंबई है, एक किराया हम तुमको देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और किराया के रूप में आपको 10 पाउंड देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा,
10 पाउंड देना पड़ेगा। तो कंपनी ये जो है चार्ल्स द्वितीय कंपनी को लीज पर मुंबई को दे दिया जमीन कि आप लोग क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। और जो दर था, जो रेंट था, वो कितना था, 10 पाउंड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी है। बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे अंग्रेज कंपनी धीरे धीरे अपना पांव प्रसार कर रही थी, पूरे देश में से अपना व्यापार फैला रही थी, तो धीरे धीरे इन लोगों को क्या हुआ कि एक जरूरत हुआ कि हम जिस चीज को है से जहां पे व्यापार कर रहे हैं, हम क्या करें, उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर दें। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि अगर बहुत बड़ा एरिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ से क्या लगा देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे किला का मतलब है ना, किला का मतलब होता है कि हम एरिया को क्या किए, घेर दिए, बाउंड्री कर दिए। यहाँ पे थोड़ा लगेगा कि बहुत क्या बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा गया, अगर आसान भाषा में देखे तो उसको क्या बोलेंगे, किला, इधर के भाषा में बाउंड्री। तो धीरे धीरे जब ये अपना व्यापार फैला रहे थे, तो जहां जहां पे इनको व्यापार करने की अनुमति मिला, उस क्षेत्र को उन लोग पूरी तरह से किला कर दिए, मतलब कि पूरा चारों तरफ से किला बंद कर दिए। उसको ऐसे क्या किए, पूरी तरह से घेर दिए। अब जो घेर दिए, अब इसी क्रम में एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो कहाँ पे है, मद्रास में, पूछा जाएगा। ठीक है, एक है से फोर्ट विलियम है, एक है से फोर्ट सेंट जॉर्ज है। फोर्ट विलियम कहाँ पे जानते हैं, फोर्ट विलियम कोलकाता में है और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है। और आप सभी को पता है मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है, मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है। अब मद्रास का एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगिरी। क्या नाम था, चंद्रगिरी। इन्होंने ऐसे क्या किया, 1639 ईस्वी में इस एरिया को जहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, मद्रास को ऐसे क्या किया कि दे दिया, 1639 ईस्वी में दे दिया। और यहीं पे ऐसे अंग्रेजों ने एक किला का निर्माण किया। उस किला का नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों को सौंप दिया। किसने सौंपा, चंद्रगिरी ने सौंपा। ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे इन लोग ऐसे जब अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, जब धीरे धीरे पूरे, सबसे पहला इनका जो व्यापार का जो केंद्र स्थल रहा वो दक्षिण भारत रहा। अब इन लोग क्या किए कि धीरे धीरे कलकत्ता की तरफ मूव किए, बंगाल की तरफ मूव किए। वहां पे उस समय कलकत्ता एक प्रकार से बस्ती हुआ करता था। उस समय आज का जो कलकत्ता हमारे सामने दिखता है वो वास्तव में पहले वैसा नहीं था। पहले ऐसे जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोग 3 स्थान को एक साथ मिलाकर उसे कलकत्ता शहर के रूप में दर्जा दे दिया। वो जो शहर था उसका नाम क्या था, सूतानती। नाम याद रखिए, पहला सूतानती, दूसरा गोविंदपुर, तीसरा कलिकत्ता। ये तीनों को मिलाकर एक नया शहर बना गया, कलकत्ता शहर। कलकत्ता शहर, लेकिन अभी कलकत्ता है से नहीं जाना जाता है। तो सूतानती है, गोविंदपुर है, कलिकत्ता है, तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया। और अभी कलकत्ता को किस नाम से जाना जाता है, कोलकाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और फोर्ट विलियम, जैसे अभी हम लोग जिक्र किए, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई, 1707 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, बंगाल में हुआ। तो इस प्रकार से जब अंग्रेज लोग धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ रहे थे, तो इन लोगों ने एक सबसे अच्छा काम किया कि धीरे धीरे इन लोग जहां भी गए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें पता था कि भारत में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। तो अपने व्यापार को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के व्यापार करने के लिए इन लोगों ने किला बनाना शुरू कर दिया। तो उनमें 2 किला सबसे महत्वपूर्ण था। पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और दूसरा फोर्ट विलियम जो 1707 ईस्वी में बनाया गया, वो बंगाल में है। अब जब धीरे धीरे यहाँ पे हुआ
तो अब जैसे हम लोग जैसे देखे कि इन लोगों का जो संबंध है, इन लोगों का जो संबंध है वो मुगल बादशाह के साथ धीरे धीरे मधुर होता जा रहा था। मतलब जो संबंध है वो और गहरी दोस्ती में तब्दील होती जा रही थी। और इससे पहले जितने भी यूरोपियन शासन थे सबको ऐसे पीछे छोड़कर आने की जितना, चाहे वह पुर्तगाल हो, हम लोग देखे किस प्रकार से उसका पतन हुआ, डच हो, फ्रांसीसी हो, सारे यूरोपियन कंपनी को पीछे छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को क्या किया कि अपने आप को पूरी तरह से सर्वे सर्वा स्थापित कर दिया। और इसी क्रम में क्या हुआ कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक सियार ने क्या कहा, ये 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, एक राजशाही फरमान जारी किया। और इस फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, गुजरात, हैदराबाद, ये नाम याद रखिए, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में बिना किसी कर का व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो पूछेगा कि किस मुगल बादशाह ने कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना किसी कर के व्यापार करने का अधिकार दिया? तो उस मुगल बादशाह का नाम था फारूक सियार। किस वर्ष ये घोषणा की, किस वर्ष ये विशेषाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड की? सन 1717 ईस्वी में। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि आखिर इसको इतना दया क्यों आ गया कंपनी के ऊपर? इतिहासकार मानते हैं कि फारूक सियार एक बार बहुत ही तबीयत खराब था, उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब था। तो अंग्रेज के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वे ऐसे इनकी जान बचाए। और इसी खुशी में मुगल बादशाह फारूक सियार ने कंपनी को इन क्षेत्रों का मतलब बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में बिना कर के व्यापार करने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से आई, अपना व्यापार किस तरह से फैलाया। उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेजी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, वो भारत में अपना व्यापार किस तरह से फैलाया। आगे हम लोग जब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनकी क्या भूमिका रही। हम लोग यहाँ केवल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था वहां पे कौन कौन सा मुख्य पहलू था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बाद में जब हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो क्लासेस है, भाग यूरोपीय कंपनी का जो भाग 3 है, उसमें इस बात को है से हम लोगों ने जिक्र किया है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जोहार।